राइट। एंड थिंक एंड ग्रो रिच के अभी जो नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर है आज, संगठित नियोजन, इच्छा की कार्यवाही में क्रिस्टलीकरण और धनवान होने की तरफ आपका छठा कदम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, इसको अभी हम कंटिन्यू करते हैं और काफी चीजें इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगी। अभी तक आपने सीखा है कि वह सब कुछ जो आदमी बनाता है या प्राप्त करता है वह इच्छा के रूप में शुरू होता है, कि इच्छा कल्पना की कार्यशाला में जहां इसके संकलन की योजना बनाई और संगठित की जाती है, निराकार से यथार्थ की ओर अपनी यात्रा का पहला कदम उठाती है। इट मीन्स जो भी कोई आपके जीवन के अंदर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी डिजायर से, इच्छा से शुरू होता है, एंड देन उसके बाद में फिर वो कहीं ना कहीं कल्पना की कार्यशाला में, यानी कि कल्पना का वह रूप लेता है और कल्पना से धीरे धीरे वह आप योजना बनाते हैं और वो आपके जीवन के अंदर चीजें फलीभूत होने लगती है। राइट। तो अध्याय 2 में आपको धन की इच्छा को इसके मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित करने के आपकी पहली कार्रवाई के रूप में 6 निश्चित व्यवहारिक कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। इन कदमों में से एक निश्चित व्यवहारिक योजना या योजनाओं का गठन है जिसके माध्यम से बदलाव किया जा सकता है। कि अब आपको यह बताया जाएगा कि योजनाएं कैसे बनाई जाए जो कि व्यवहारिक हो। इसके हमने सेकंड चैप्टर में अलग अलग 6 स्टेप को पढ़ा था कि किस तरह से हम अपने जीवन में सारी चीजों को पा सकते हैं, है ना। जैसे सबसे पहले अपनी मन के अंदर सटीक मात्रा को तय करें कितना पैसा आपको चाहिए। दूसरा, उसके बदले में आप क्या देने का इरादा करते हैं। नंबर 3, उसमें तारीख निर्धारित करें। राइट। नंबर 4, उसके लिए कोई योजना बनाए। नंबर 5, जो आप पाना चाहते हैं उसको आप लिख ले। और छठा, उसको डेली दोहराए। तो 6 ये स्टेप थे हमारे। और अभी जो उसमें योजना बनाने वाला प्रोसेस था उसको हम डिटेल में इस चैप्टर में समझेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। तो योजना कैसे बनाई जाए ताकि प्रैक्टिकल वे में सारी चीजें आपके जीवन के अंदर हो पाए। तो इसको लेकर सबसे पहले अभी नंबर 1 पॉइंट आता है, अपने आप को अधिकाधिक लोगों के समूह के साथ सहयोगी बनाएं। जैसा कि अपनी योजना या योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए बाद के अध्ययन में वर्णित मास्टरमाइंड सिद्धांत के धन संचय उपयोग के संचीकरण के लिए आपको आवश्यकता हो सकती है। इस निर्देशन का अनुपालन जरूरी है, इसकी बिल्कुल भी उपेक्षा न करें। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें क्या कहा, ज्यादा से ज्यादा अपना एक वो ग्रुप बनाए जो अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं। यानी कि आपको एक बहुत अच्छी प्यारी सी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है जहां पर लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बेटर फ्यूचर को लेकर उसके बारे में बात करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, कंप्लेन न करें। इसमें कम्युनिटी के बारे में बताया गया है। अपना मास्टरमाइंड गठबंधन बनाने से पहले आपको निश्चित करना पड़ेगा कि आप अपने समूह के व्यक्तिगत सदस्यों को उनके सहयोग के बदले क्या फायदा और लाभ प्रदान करेंगे। कोई भी किसी प्रकार के प्रतिफल के बिना अनिश्चित काल तक काम नहीं करेगा। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति न यह आशा करेगा और न यह विनती करेगा कि कोई बिना किसी पर्याप्त प्रतिफल के काम करे, हालांकि यह हमेशा पैसों के रूप में ही नहीं हो सकता है। वाह, वंडरफुल। इट मीन्स ये क्या कहा गया है यहाँ पे कि जब आप उस कम्युनिटी ग्रुप का पार्ट बनते हैं उसमें सिर्फ आपको अपना ही फायदा नहीं देखना है, उसमें हर एक व्यक्ति का क्या बेनिफिट हो सकता है, किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है, तो आपको उस चीज के बारे में ध्यान रखना है। राइट। सिर्फ और सिर्फ आप अपने फायदे के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर आपने सिर्फ अपना फायदे के बारे में सोचा, अपने ही रिजल्ट के बारे में सोचा, तो वो ग्रुप, वो गठबंधन, वो कम्युनिटी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी हम यहाँ पर आकर सभी एक्टिविटी करते हैं। राइट। तो नो डाउट सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होता है इसमें, कोई बता सकता है सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होता है? यस, डेफिनेटली इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे मिलता है। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें, चाहे वो मेडिटेशन हो, एक्सरसाइज हो, बुक रीडिंग हो, या फिर हम प्राणायाम करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराते हैं, ग्रेटिट्यूड राइटिंग करते हैं। राइट। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको किसी दूसरे काम में लगा देता हूं और मैं अपने ज्यादा बेनिफिट के लिए दूसरे काम करने लग जाता हूँ। नो, ऐसा नहीं है। तो वो जो चीजें मैं कर रहा हूँ वही मैं आपको करने के लिए कहता हूं। अगर आप इसको ईमानदारी से करेंगे तो आपको रिजल्ट भी दिखेंगे। तो आपको इसी तरह से उसमें व्यवहार करना रहता है। नंबर 3, अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों के साथ एक सप्ताह में कम से कम 2 बार मिलने की व्यवस्था करें, और यदि संभव हो तो अधिक बार, जब तक कि आप संयुक्त रूप से पैसे के संचय के लिए आवश्यक योजना या योजनाओं को सिद्ध नहीं कर लेते। इसमें क्या कहा गया है कि आपको ये ग्रुप में कब तक रहना है, कम्युनिटी में कब तक रहना है, जब तक आप अपने
लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेते, है ना। और वीक में कम से कम भी 2 बार आप उनके साथ कनेक्ट हो। जैसे हम वीक में 5 दिन मॉर्निंग में कनेक्ट होते हैं और इवनिंग में भी 2 से 3 दिन कनेक्ट रहते हैं, राइट। तो ये कम्युनिटी की पावर को आपको बता रहा है, एक ट्राइब की पावर क्या होती है। आप खुद से बनाने जाएंगे तो हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे, कुछ दिन करेंगे, फिर बहाने बनेंगे, कभी हेल्थ खराब होगी, कभी बच्चों की होगा कुछ, कभी कोई फंक्शन होगा। जैसे अभी आज रात को मेरा फंक्शन है ना। तो मैं चाह रहा था कि मैं कल उस सेशन को करूं, लेकिन मुझे उसकी पॉसिबिलिटी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर मुझे लगा चलो भाई ठीक है, आप कर ही लेते हैं। मुझे पता है ऑनेस्टी से जो लोग करने वाले हैं वो कर ही लेते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीजें रहती हैं। नेक्स्ट, अपने आप और अपने मास्टरमाइंड समूह के प्रत्येक सदस्य के बीच पूर्ण सामंजस्य बनाए रखें। यदि आप बाद में इस निर्देश को क्रियान्वित करने में सफल होते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। जहां यही सामंजस्य प्रबल नहीं है, मास्टरमाइंड सिद्धांत प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्होंने क्या कहा, अपने ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति के बीच में आप कनेक्टिविटी बना के रखे, सामंजस्य बना के रखे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो आगे बढ़ते जा रहे हैं उनको लेके चले, है ना। जैसे मान लीजिए श्री सैला मैडम है, कभी कभी आते हैं देखने के लिए कि सेशन चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको साथ लेके ना चले। जब भी वो सेशन में आएंगे या कोई और दूसरा व्यक्ति सेशन में आएगा तो हम उनको साथ लेके चलेंगे, किसी को छोड़ के हमें आगे नहीं बढ़ना है। दैट इज द पावर ऑफ एक कम्युनिटी। तो हमें कम्युनिटी में ही रहना है, कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ना है। चाहे वो हम एक्सरसाइज करें, चाहे हम ग्रेटिट्यूड करें, मेडिटेशन करें, वट एवर हम कुछ भी करें, हमें कम्युनिटी में मिलकर ही सारी चीजें करना है। और इन तथ्यों को भी ध्यान में रखें। आप एक बड़े महत्व के कारोबार में लगे हुए हैं। सफलता सुनिश्चित होने के लिए आपके पास एक त्रुटि रहित योजना होनी चाहिए। आपने क्या कहा, आप एक बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं तो आपके पास में बिना किसी त्रुटि के आपके पास एक अच्छी योजना होनी चाहिए। सेकंड, आपको अनुभव, शिक्षा, स्थानीय क्षमता और दूसरे की मन की कल्पना का लाभ अवश्य प्राप्त करना होगा। जिन लोगों ने बड़ी संपत्ति प्राप्त की, उन सभी ने पद्धति के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। इन्होंने क्या कहा है कि आपको अपना तो अनुभव अपना का तो लगेगी आपकी पावर, लेकिन आपको अनुभव के साथ साथ एजुकेशन, स्थानीय क्षमता और जो दूसरे के मन के अंदर कल्पना का लाभ है उसका बेनिफिट भी आपको लेना होगा। यानी कि आपको कुछ इस तरह से अपनी योजना बनानी होगी, लोगों के साथ आपको कनेक्ट रहना होगा कि दूसरे लोग आपके लिए प्रार्थना करें कि यस। जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार हम किसी चीज को दोहराते हैं, फिर लास्ट में हम बोलते हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु, है ना। इस एक्टिविटी को हम करते हैं। इट मीन्स क्या होता है, जब सभी लोग एक दूसरे को तथास्तु बोलते हैं, वहां पर फिर उन व्यक्तियों की पॉजिटिव एनर्जी हमें सपोर्ट करने लगती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अन्य लोगों के सहयोग के बिना किसी भी व्यक्ति के पास एक बड़ी संपत्ति का संचय करने के लिए पर्याप्त अनुभव, शिक्षा, स्थानीय क्षमता और ज्ञान नहीं होता है। इन्होंने क्या कहा, दूसरों के सहयोग के बिना हमारे पास में इतनी एक बहुत बड़ी एसेट्स निर्माण करने के लिए न ही तो हमारे पास में पर्याप्त अनुभव होता है, न ही इतनी एजुकेशन होती है, और न ही हमारे पास में इतना क्षमता होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब रिलायंस ने जियो को लॉन्च किया, है ना, फ्री में लॉन्च किया, हर एक व्यक्ति ने रिलायंस को, मुकेश अंबानी को, वाह वंडरफुल, है ना, भगवान तुम्हारा भला करे, देते रहो इसी तरह फ्री से। तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने उनको दुआई दी, है ना। उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा मोटिव था। तो लोगों की जितनी पॉजिटिव एनर्जी थी, करोड़ों लोगों की एनर्जी ने उसमें काम किया। और उन्होंने कहा कि जियो इसी तरह से चलता रहे, मजे आ रहे हैं भैया ना, जियो मुकेश अंबानी है, और जियो जियो नेटवर्क। तो इस तरह के वहां पे हजारों लाखों नहीं, करोड़ों लोग जाने अनजाने में उनको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे थे। कोई भी योजना जो आप धन जमा करने के प्रयास में अपनाते हैं, आप और आपके मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य का संयुक्त निर्माण होना चाहिए। इट मीन्स अगर कोई भी योजना, अगर आप बहुत पैसा या बिजनेस बिल्ड करने के लिए बनाते हैं तो आपके ग्रुप का एक योजना का भी निर्माण आपको करना चाहिए। आप अपनी खुद की योजना पूरी या एक हिस्से से आरंभ कर सकते हैं, लेकिन उन योजनाओं का आपके मास्टरमाइंड अलायंस के सदस्यों द्वारा जांच और अनुमोदन होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सभी व्यक्ति अपनी अलग अलग योजना बना सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। लेकिन यदि पहली योजना जो आपने अपनाई थी सफलतापूर्वक काम नहीं करती तो इस नई योजना से बदल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक योजना बनाएंगे, उसी पे लगे रहेंगे, उसी पे चलते रहेंगे, उसी पे चलते रहेंगे। अगर वो काम नहीं कर रही है तो उसको बीच में हम बदल कर देखेंगे। जब हमारा आता है ना एनालिसिस प्रोसेस, है ना, सेल्फ एनालिसिस प्रोसेस, उसमें हम ये देखते हैं भाई हम पिछले 3 महीनों से बुकडिंग कर रहे हैं, क्या हमें कुछ फायदा मिला, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसा भी हमारा माइंडसेट है, कैसी हमारी एनर्जी है, कैसे हम सोच पाते हैं,
तो जब ये हम सब चीजें करते हैं, अगर वो काम अच्छे से कर रही है तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो हम वहां पर अपनी योजना को बदल देना चाहिए। और इसी तरह करते रहना चाहिए जब तक कि एक ऐसी योजना नहीं मिल जाती जो काम करती हो। ठीक यही वही बिंदु है जहां अधिकतर लोग उनकी असफल योजनाओं की जगह नई योजना के निर्माण में दृढ़ता की कमी के कारण विफलता प्राप्त करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। लोग क्या करते हैं, अपनी एक योजना को बनाते हैं, बस उसी को लेकर चलते रहते हैं। वो कभी भी उसको नहीं तो देखते हैं कि वो ठीक से काम कर रही है क्या, हमें रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ कौन सी कमी जा रही है। और आपको अपनी योजनाओं को तब तक लगातार बदलते रहना चाहिए जब तक आप अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर लेते। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी पैसा बनाने के किसी भी उपक्रम में बिना किसी व्यवहारिक और साध्य योजना के सफल नहीं हो सकता। यह तथ्य हमेशा ध्यान में रखें और याद रखें कि जब आपकी कोई योजना असफल होती है तो वह अस्थायी हार है, स्थायी विफलता नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या कही गई है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी पैसा बनाने के किसी उपक्रम में एकदम से सफल नहीं हो सकता। हमेशा एक बात को ध्यान रखें, अगर कोई योजना अगर आपकी असफल हो जाती है तो आप असफल नहीं है, असफलता अस्थायी है। इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि आपकी योजना सही नहीं थी, अन्य योजनाओं का निर्माण कीजिए, सब कुछ फिर से आरंभ कीजिए, एक बार फिर से नई शुरुआत कीजिए। प्रकाशमान बिजली का बल्ब बनाने से पहले थॉमस एडिसन 10,000 बार असफल हुए थे। उनके प्रयासों को सफलता का ताज पहनाए जाने से पहले यही वह अस्थायी हार थी जो 10,000 बार मिली। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख हमें सीखने को मिलती है। हम सभी जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का निर्माण किया, सभी जानते हैं कि 10,000 बार वह सफल हुए। लेकिन एक बार सोच के देखिए ठंडे दिमाग से, है ना, जस्ट गिव ओनली एंड ओनली 20 to 30 सेकेंड उस दिन की, उन लम्हों की कल्पना कीजिए जब वो बार बार लगातार फेल हो रहे होंगे। मतलब एक चीज के पीछे क्या जुनून, क्या पागलपन एक व्यक्ति का रहा होगा। एक बार फेल हुआ, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1,000 बार, है ना। कितना उसके अंदर पेशेंस होगा, क्या जुनून पागलपन उसके अंदर होगा, कौन सी जिद का उसका लेवल होगा। क्या लगता है आपको, 1 से 10 के बीच अगर आप नंबर देंगे तो उसकी जिद का लेवल क्या होगा 1 से 10 के बीच। थॉमस एल्वा एडिसन की जिद का लेवल क्या होगा उस समय पर 1 से 10 के बीच, क्या लेवल होगा उसका। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। जो सो रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं बैकग्राउंड से। 10। और मैं आपसे पूछता हूं आपके जिद का लेवल कौन सा है, 1 to 10। 1 to 10 में से आपके जिद का लेवल क्या है। यस, आपके जिद का लेवल क्या है। तो हमें इसको धीरे धीरे 5, 6, 7, 8 से 10 पे ही लेके जाना है। 10 का मतलब होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना ही करना है, कैसे भी हालात हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, मैं लगातार उस पर काम करता रहूंगा। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं 7 है आपका, 8 है, 5 है, 10 है, वो आपका दिल जाने, है ना। जैसे मैं कहता हूं मेरे जिद का लेवल अभी सिर्फ 5 ही है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जिद का लेवल सिर्फ अभी 5 ही है आउट ऑफ 10 में से। क्योंकि अगर मैं भी 100 बार फेल हो जाऊंगा तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा, फिर 200 बार, 500 बार, 1,000 बार। लेकिन जब हम इस तरह की कम्युनिटी में रहते हैं, इस तरह की बुक को पढ़ते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल को सोचते हैं, अभी दोस्तों मेरे गूज बम्प हो रहे हैं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 10,000 बार, वाह यार, क्या मतलब। मैं तो कहता हूँ उसका 0.0001% भी अगर मेरे अंदर जिद आ जाए तो मैं तो पता नहीं क्या कमाल कर दूं। तो जो मेरी जिद का लेवल है मैं अभी 5 पे अपने को रखता हूँ, हालांकि 4 और 5 और 6 ये डिप्लोमेटिक आंसर होते हैं, है ना। ना तो नीचे ना ऊपर, इनको बोलते हैं बीच में स्टेबल रहते हैं ये। तो आंसर हमेशा तो 2, 1, 2, 3 में होना चाहिए, या 7, 8, 9, 10 में होना चाहिए। तो 4, 5, 6 डिप्लोमेटिक आंसर होता है हमेशा। लेकिन फिर भी ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है मेरा, मैं खुद को सिर्फ 50% ही जिद में अभी समझता हूँ, हालांकि मैं बहुत जिद्दी हूँ। वेरी स्टबन आई एम, एंड फ्रॉम चाइल्डहुड, आज से नहीं हूँ, चीजों को लेकर बचपन से हूँ। और ऑलमोस्ट तकरीबन वो चीज मुझे इस यूनिवर्स नेचर ने दी हुई है जो मैंने चाहा है, और डेफिनेटली मैं उसी और काम भी कर रहा हूँ। तो आपको और हमें अपने उस जिद को लेवल के 10 पे लेके जाना है। क्या वो एकदम से हो पाएगा, लेकिन जब हम इस तरह से अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे, लगातार काम करते रहेंगे, वो चीजें हो जाएगी। अस्थायी हार का केवल एक ही मतलब होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, कुछ ज्ञान होना कि आपकी योजना में कुछ गड़बड़ है। यानी कि अगर आप हार रहे हैं
अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं जो आपने अपनी योजना बनाई है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सब कह देते हैं ठीक है भाई हम हार गए, सफल हो गए, लूजर बन गए, दैट्स इट। लेकिन हम क्यों हारे, उसके पीछे के कारण का ज्ञान आपको होना चाहिए। लाखों लोग दुख और गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छी योजना की कमी होती है जो संपत्ति जमा करने के लिए होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। हेनरी फोर्ड ने संपत्ति संचित की, इसलिए नहीं कि उनके पास बेहतर दिमाग है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक बेहतर योजना को अपनाया, उसका अनुसरण किया। हजारों लोगों को देखा जा सकता है जिन्होंने फोर्ड से बेहतर शिक्षा प्राप्त की, लेकिन वे गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने धन बनाने के लिए सही योजना नहीं बनाई। ये हम सभी को पता है, फोर्ड ने अपने जीवन के अंदर बहुत ही ज्यादा गरीबी से अपने जीवन की शुरुआत की, और उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों नहीं, उन्होंने मिलियन से बिलियन की अपनी जर्नी को तय किया। तो क्या उस समय पर फोर्ड से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे? बिल्कुल पढ़े लिखे थे। फोर्ड से ज्यादा अच्छा उनका बैकग्राउंड था? बिल्कुल बैकग्राउंड था, लेकिन फिर भी वो पैसे नहीं कमा पाए। उनके पास एक ऐसा माइंडसेट नहीं थी, उनके पास एक ऐसी योजना नहीं थी। और बिजनेस में आपको तीन चीजें मिलती है। आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेते आना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, सही समय पर लेते आना चाहिए। नंबर तीन, पॉजिटिव अप्रोच के साथ या किसी के गाइडेंस के साथ में। देन आप बहुत जल्दी सफल होते हैं। आपकी योजनाएं जितनी सही होती है, आपकी उपलब्धि उससे बड़ी नहीं हो सकती। यह एक स्वयं सिद्ध बयान प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह सच है। सैमुअल इंसफल ने अपनी 10 करोड़ डॉलर से अधिक की संपत्ति खो दी। यानी कि अगर आपकी उपलब्धि उससे बड़ी नहीं हो सकती जितनी बड़ी आपकी योजना है। एक एग्जांपल यहाँ पे सैमुअल का दिया हुआ है कि उन्होंने अपने 10 करोड़ की डॉलर की संपत्ति को भी खो दिया था। इंसफल की संपत्ति उन योजनाओं से बनी थी जो सही थी। व्यापार की मंदी ने श्री इंसफल की अपनी योजनाएं बदलने के लिए मजबूर किया और बदलाव अस्थायी हार लाया क्योंकि उनकी नई योजनाएं सही नहीं थी। श्री इंसफल अब एक वर्ग व्यक्ति है, वे इसके परिणाम स्वरूप अस्थायी हार के बजाय नाकामी स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यदि उनका अनुभव विफल होता है तो इसका कारण उनमें अपनी योजना के पुनर्निर्माण के लिए हट का अभाव होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या कहा, इंसफल एक बहुत ही सफल और समर्थ व्यक्ति थे, लेकिन जब मंदी आई तो उन्होंने अपनी योजनाओं में बदलाव किया, और कारणवश किन्हीं भी कारणों की वजह से उन योजनाओं में ठीक तरह से वे योजनाएं नहीं बनी और वे असफल हो गई, और वो धीरे धीरे अपने जीवन से सभी पैसे को खो बैठे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी नाकामी स्वीकार वे कर सकते हैं क्योंकि एक तो ये बुजुर्ग हो गए हैं, उनका अनुभव पूरी तरह से विफल हो गया। इसका कारण है उन्होंने अपनी योजना का पुनर्निर्माण नहीं किया, उसके अंदर उन्होंने हट नहीं दिखाई कि मुझे करना ही करना है ना। जैसे हमारी एक कम्युनिटी में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, हट का ही एग्जाम्पल है, ओम श्रीवास्तव, है ना। 65 66 67 साल की एज में लगे हैं दिन रात वो अपने वीडियोज को बनाने, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जीत और एक हट का ही नतीजा होता है, नहीं मुझे करना ही करना है। कोई माने नहीं रखती हमारी एज का कहाँ पर हम है या हमारे जीवन में क्या चीजें हैं। कोई भी आदमी जब तक कि अपने मन से ही हार न मान ले, उसे कभी कोसा नहीं जाता। यह तथ्य कई बार दोहराया जाएगा क्योंकि इसे हार की पहली निराश निशानी मान लेना बहुत आसान है। आपने सुना भी होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जब तक आप मन से नई हार को स्वीकार कर लेते, तब तक वो चीजें आपको कभी भी, आप हार नहीं सकते जब तक आप उसको मन से स्वीकार न कर ले। जेम्स जे हिल को भी अस्थायी हार का सामना करना पड़ा था जब वे पूर्व से पश्चिम तक एक रेल का निर्माण करने के लिए अपनी आवश्यक पूंजी जुटाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी नई योजनाओं के माध्यम से हार को जीत में बदल दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, जेम्स जे हिल ने जो एक रेल की पटरी का निर्माण कर रहे थे, तो वे भी हार गए थे, लेकिन उन्होंने नई योजनाओं के माध्यम से हार को जीत में बदल दिया। उन्होंने लगातार अपनी योजनाओं में बदलाव किया, लगातार वो काम करते रहे और अपनी हार को उन्होंने जीत में बदल दिया। हेनरी फोर्ड को भी अस्थायी हार का सामना करना पड़ा था, न सिर्फ अपने ऑटोमोबाइल कैरियर की शुरुआत में बल्कि ऊपर की ओर काफी दूर तक जाने के बाद भी। उन्होंने ये नई योजना बनाई और वित्तीय जीत के पथ पर अग्रसर होते हुए, है ना। हेनरी फोर्ड भी ऐसा नहीं कि एक सिर्फ योजना बनाई और सफल हो गए, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अस्थायी थी। उन्होंने बार बार उसके अंदर परिवर्तन किया और वो लगातार जीतते चले गए। हम उन पुरुषों को देखते हैं जिन्होंने बड़ी संपत्ति जमा की, लेकिन हम उनकी अस्थायी पराजय की अनदेखी करते हुए अक्सर उनकी जीत को ही पहचानते हैं जो उनको वहां पहुंचने से पहले उन्होंने प्राप्त की। इट मीन्स यहाँ पे क्या कहा गया है, हम सिर्फ उन आदमी को देखते हैं जिन्होंने जीत प्राप्त की,
लेकिन उसके पीछे की उनकी जो असफलता रही है, विफलता रही है, वो हार गए हैं, उनको हम कभी भी नहीं देख पाते, नहीं हम कभी जान पाते। तो इसको हम बाकी कल करेंगे कंटिन्यू, एंड डेफिनेटली बहुत ही चीजें हमें इसमें रहने वाली है, और इसके साथ साथ कुछ एक्टिविटी भी रहेगी, हम उसको भी कल देखेंगे कौन सी हम एक्टिविटीज में कर सकते हैं, राइट। तो आपको अपनी योजना पे सबसे ज्यादा काम करना है। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जोर अभी योजना के ऊपर दिया गया है। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है सफल होने की, तो आपने एक प्लानिंग कर लिया अपने जीवन में असफल होने की, बाय डिफॉल्ट जिसको हम बोलते हैं। अगर आपने प्लानिंग नहीं की सफल होने की, तो आपने बाय डिफॉल्ट प्लानिंग कर लिया है अपने सफल होने की। तो आपको अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा धन लाने के लिए डेफिनेटली एक योजना को बनाना है एंड उसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे।